हेलो। यस, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो मैं आप सब लोगों का एनसीडेक्स प्रेजेंट इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोग्राम में आप सब लोगों का स्वागत कर लेता हूं। तो आज का, जैसे कि ये श्रृंखला चली आ रही है, तो आज का टॉपिक रहेगा स्प्रेड ट्रेडिंग के ऊपर। तो हम आने वाले कुछ स्लाइड्स में एक्सचेंज में स्प्रेड ट्रेडिंग की कामकाज कैसा होता है, उसमें ट्रेडिंग कैसी की जाती है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जिसको आप ध्यान रख के आपको ट्रेड करना चाहिए, एंड उसके बेनिफिट्स क्या है, वो हम आने वाले स्लाइड्स में देखेंगे। तो इनिशियली हम थोड़ा एक्शन के बारे में जानेंगे, एंड कमोडिटी डेरिवेटिव की शुरुआत कहाँ से हुई उसके बारे में जानेंगे। तो बिफोर स्टार्ट करने से पहले कुछ मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। आज का सेशन रहेगा जो कि आप सिर्फ लिसन एंड व्यू मोड पे रहेंगे। सेशन के दौरान आपको कुछ क्वेरी होंगी, तो आपको लेफ्ट साइड में Q&A ऑप्शन में आपका क्वेरी पूछ सकते हैं। तो सेशन के एंड में हम कोशिश करेंगे कि आपके प्रश्न का हम उत्तर दे सकें। तो यस, अभी हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली इवोल्यूशन की कॉम्पिटिशन की बात करेंगे तो 1900 के दशक में बॉम्बे कॉटन ट्रेड एसोसिएशन का इस्टेब्लिश हुआ। उसके बाद 1910 से 30 के दौरान कुछ कमोडिटीज में ट्रेडिंग देखा गया, जैसे कि ऑयल सीड्स है एंड रॉ जूट है। 1953 में, मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस, फॉरवर्ड मार्केट कमीशन का गठन किया गया। उसके बाद जो कि फिलहाल जो हमारा रेगुलेटर है सेबी, उसके पहले काफ़ी सारे सभी एक्सचेंजेस हम एफएमसी के अंडर थे, तो उसका गठन 1953 में हुआ था। 2000 के शतक में काफ़ी सारे बाद ऑन ऑफ कमोडिटी एक्सचेंज में चालू गया, बट ऑफिशियली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कमोडिटी ट्रेडिंग के लिए शुरुआत हुई 2001 से। एंड उसके बाद काफ़ी सारे रीजनल एज वेल एज नेशनल एक्सचेंजेस को हमें गवर्नमेंट के तरफ से परमिशन मिला। 2003 में ऑफिशियल तरह से एनसीडीएक्स का कामकाज चालू हुआ साइड बाय साइड, और बाकी का भी एक्सचेंजेस है जैसे कि एमसीएक्स एंड सम रीजनल एक्सचेंजेस भी की शुरुआत 2003 से ही है। सन 2015 में सितंबर ऑनवर्ड्स, जैसे कि मैंने पहले बताया कि 2003 से लेकर 2015 तक हमारा जो काफ़ी सारे इंडिया के जितने भी एक्सचेंजेस थे, रीजनल एज वेल एज नेशनलाइज, वो एफएमसी के अंडर थे। बट सितंबर 2000 के बाद अभी वो सेबी के अंडर है। जैसे अब सेबी जैसे इक्विटी मार्केट को रेगुलेट करता है, तो अभी वो बोथ इक्विटी एज वेल एज कमोडिटी एक्सचेंजेस को भी रेगुलेट करता है। एक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ कमोडिटी एक्सचेंजेस इन इंडिया। जैसे आप देखते आ रहे हैं कि जैसे मैंने बोला कि अभी फिलहाल जो कमोडिटी सेगमेंट्स है उसका रेगुलेटर सेबी है, एंड सेबी रिपोर्ट्स टू मिनिस्टर ऑफ फिनेंस, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंडर आता है। एज ऑन टुडे फिलहाल 5 एक्सचेंजेस हैं जो कि कमोडिटी डेरिवेटिव्स ऑफर करता है। उसमें है एनसीडीएक्स, एमसीएक्स, आईसीएक्स, एनएसी एंड बीएसई। तो इनफैक्ट वो ऑल ये 5 एक्सचेंज में कुल मिला के हमारे रेगुलेटर की तरफ से 91 कमोडिटीज का परमिशन मिला है, जहाँ से और ये ऐसे कमोडिटीज है जहाँ पे एक्सचेंजेस अपना कमोडिटीज को डेरिवेटिव फॉर्म में लॉन्च कर सकते हैं। बट आउट ऑफ 91, ऑलमोस्ट 20 से लेकर 25 फिलहाल ऐसे कमोडिटीज है जो फिलहाल एक्टिव है अक्रॉस ऑल एक्सचेंजेस। आफ्टर सेबी रेगुलेटरी टर्म में आने के बाद क्या क्या चेंजेस हमें देखे गए, ये हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। जैसे कि मैंने बोला कि सितंबर 2015 में सेबी ने एफएमसी से टेक ओवर करके रेगुलेशन किया। जून 2017 में सेबी की ओर से हमें ऑप्शन में अनुमति मिली, जो कि काफ़ी सालों से एक कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग की मांग थी।
जो कि सेबी ने उसको जून 2017 में हमें परमिशन दिया। उसी साल हमें सेबी के एंड से जो एएफ होते हैं, एएफ अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स, उनको भी निवेश करने की परमिशन दी। सितंबर 2017 में हमें सबसे अच्छा स्टेप उठाया कि जो इक्विटी एंड कमोडिटी फर्म्स है उनको जॉइंटली वर्क करने का मौका दिया। पहले क्या होता था कि इक्विटी के लिए अलग कंपनी होती थी, यानी कमोडिटीज के लिए अलग कंपनीज होती थी। तो सेम ब्रोकिंग नेम के अंदर दो दो कंपनियां रन होती थी, कमोडिटी सेगमेंट के लिए अलग, इक्विटी सेगमेंट के लिए अलग। तो दो दो बार केवाईसी मेंटेन करना पड़ता था ब्रोकर एंड से। बट अभी फिलहाल वो दोनों मार्केट सेबी के अंदर आने के बाद सेबी ने उनको इंटीग्रेशन करने का मौका दिया। तो सिंगल क्लाइंटल पे आज के आज के आज के समय पे एक क्लाइंट इक्विटी में काम कर सकता है एंड एज वेल एज कमोडिटी में भी सेम अंडर अम्ब्रेला काम कर सकता है। उसके बाद बैंक सब्सिडीज उसको अलाउ किया कमोडिटी डेरिवेटिव डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। थर्ड, बैंक को अनुमति दी एज अ पार्टिसिपेंट एज अ प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर। तो एक काफ़ी अच्छा स्टेप है कि बैंक को भी परमिशन दिया कि जो हमें क्लियरिंग मेंबर्स थे अपार्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल, बैंक को भी क्लियरिंग करने का अनुमति दी। सितंबर 2018 में ईपीएस, जिसको बोलते हैं कि इलिजिबल फॉरेन एंटिटीज, जो कि इंडियन मार्केट में उनका एक्सपोजर होता है, जैसे कि मेनली फ्रॉम इफ टॉक अभी हम बात करेंगे तो जीरा है, कैस्टर है, टर्मरिक, इनफैक्ट कॉटन, काफ़ी सारा हम क्वांटिटी में हम वी आर द लीडर ऑफ एक्सपोर्ट करते हैं। तो जो भी इम्पोर्टिंग कंट्रीज है तो उनका कहीं ना कहीं रिस्क इंडियन मार्केट पे डिपेंड होता है। तो उनको कहीं ना कहीं रिस्क मैनेज करने के लिए कमोडिटी मार्केट का यूज़ करके उनका रिस्क मैनेज करने के लिए उनकी अनुमति दी 2018 में सितंबर में। मार्च 2019 की बात करेंगे तो म्यूचुअल फंड्स, पीएमएस, पोर्टफोलियो मैनेज सर्विस, उनको अलाउ कर दिया कमोडिटी मार्केट डेरिवेटिव्स में। एंड लास्ट बात करेंगे तो रिसेंटली जो इंडाइसेस थे उनको भी अलाउ किया। तो एट प्रेजेंट एनसीडेक्स में एग्रीनेस नाम से अभी फिलहाल ट्रेडिंग इंडेक्स अवेलेबल है, जो कि 10 मोस्ट लिक्विड कमोडिटी का एक क्या बोलते हैं उसको, रेशियो ट्रेडिंग के हिसाब से फिगर आउट करता है। तो फिलहाल अभी जून 2019, इनफैक्ट मई 2020 से इंडेक्स भी अवेलेबल है एज अ ट्रेडेबल। तो ये जो कुछ कमोडिटीज है जो फिलहाल एग्री बास्केट्स में एनसीडीएक्स में एक्टिव है। अभी हम सीरियस पल्सेस की बात करेंगे तो बाजरा, बार्ले, चना, मिर्च, वीट, मूंग और पैडी है। स्पाइसेस में बात करेंगे तो कोरिएंडर, जीरा, टर्मरिक है। फाइबर्स में कॉटन सीड ऑयल केक है, कपास एंड 29 कॉटन है। गवार कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे तो गवार सीड एंड गवार गम है। एंड सोयाबीन एंड ऑयल सीड कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे तो सोयाबीन, सोया रिफाइंड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कैस्टर सीड, सीपीओ एंड सिसमे सीड है। ये जो कुछ कमोडिटीज है फिलहाल एक्टिव है ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव। अभी हम इस स्लाइड्स में देखेंगे कि कमोडिटी वर्सेस फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स का दोनों में मेन डिफरेंस क्या है। जैसे कि हम जानते हैं कि कमोडिटी डेरिवेटिव्स वो एक्चुअल डील्स में सेटल होता है। फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स की बात करेंगे तो इक्विटी मार्केट की बात करेंगे तो कैश सेटल ही होता है। जहाँ पे एक्चुअल डिलीवरीज होती है तो डेफिनेटली वहाँ पे क्वालिटी एंड क्वांटिटी डिफरेंस एग्जिट करेगा, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि कैस्टर सीड, जीरा, धनिया वो एक एक ही टाइप, मतलब एक ही ग्रेड एंड एक ही वैरायटीज के नहीं आते, मल्टीपल अलग अलग लोकेशन अलग अलग ग्रेड वाइज एंड क्वालिटी वाइज डिफरेंशिएट पाया जाता है। तो कमोडिटी डेरिवेटिव्स में ये डिफरेंस रहेगा, एग्जिट करेगा क्वालिटी एज क्वांटिटी। फाइनेंशियल मार्केट में ऐसा कुछ डिफरेंस एग्जिट नहीं करता, क्योंकि वो अल्टीमेटली पेपर ट्रेडिंग ही होता है एंड वो क्या सेटल होने के चलते उसमें कुछ हमें वो डिफरेंस पाया नहीं जाता। होल्डिंग कॉस्ट, कमोडिटी डेरिवेटिव्स में होल्डिंग कॉस्ट में क्या क्या पाया जाता है, असिंग कॉस्ट, वेयरहाउसिंग कॉस्ट एंड इंश्योरेंस कॉस्ट। बल्कि इक्विटी मार्केट में सिर्फ होल्डिंग कॉस्ट, इन जनरल हम इंटरेस्ट कॉस्ट को ही गिना जाता है। कमोडिटी डेरिवेटिव की बात करेंगे तो फिजिकल मार्केट आर सीजनल इन नेचर। जैसे बोला गया है कि फार्मिंग एक्टिविटी सीजनल पे बहुत डिपेंड है। कुछ भी
इफ एनी चेंज इन सीजन में कुछ भी चेंज होता है तो उसमें इम्पैक्ट डायरेक्टली अरेबल्स क्रॉप साइज में इम्पैक्ट पड़ता है। तो कैश मार्केट आर एक्टिव थ्रू आउट द ईयर, क्योंकि बहुत सारी कमोडिटीज एक स्पेसिफिक टाइम पे लिया जाता है। जैसे कि सोयाबीन की बात करेंगे तो इंडिया में उसका जनरली सोयाबीन में सोइंग होता है खरीफ में, एंड इसका हार्वेस्टिंग स्टार्ट होता है सितंबर अक्टूबर ऑनवर्ड्स। तो पूरा मैक्सिमम जो क्रॉप है 6-7 महीने का होता है सोयाबीन, बट इक्विटी मार्केट की बात करेंगे तो थ्रू आउट ईयर एक्टिव रहता है। मेन फैक्टर इम्पैक्टिंग कमोडिटीज डेरिवेटिव की बात करेंगे तो डिमांड सप्लाई रहेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट रेगुलेशन एज वेल एज गवर्नमेंट इंटरवेंशन। सेम थिंग इक्विटी मार्केट की बात करेंगे तो ग्लोबल एंड लोकल इकोनॉमिक कंडीशन क्या रहेगा, परफॉर्मेंस ऑफ इक्विटी एंटिटी एंड टैक्सेशन स्ट्रक्चर्स। तो उसमें भी कुछ भी चेंजेस रहते तो हम उसका परफॉर्मेंस पे इक्विटी मार्केट में इम्पैक्ट दिखता है। तो यहाँ तक हम अभी कमोडिटी डेरिवेटिव्स एंड एक्सचेंज बिजनेस के बारे में समझ चुके हैं। तो अभी आज का जो मेन टॉपिक है वो स्प्रेड ट्रेडिंग, उस पर हम अभी सीधा मुड़ जाते हैं। तो स्प्रेड ट्रेडिंग फिलहाल हम समझते हैं कि व्हाट इज द फ्यूचर स्प्रेड, स्प्रेड मतलब क्या होता है। तो इंट्रोडक्शन टू फ्यूचर कैलेंडर स्प्रेड, इसका मतलब है कि जैसे कि आप जानते हैं कि एक्सचेंज में एट अ टाइम 4 to 5 मंथ के कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल रहते हैं। तो बहुत सारे क्लाइंट्स 2-2 मंथ, एक मंथ से लेकर दूसरे मंथ में पेयर पेयर कॉन्ट्रैक्ट में काम करते हैं। तो उसको ही हम इन जनरली कैलेंडर स्प्रेड बोलते हैं। तो बेसिकली कैलेंडर स्प्रेड का मतलब है कि स्ट्रैटेजी दैट कंसिस्ट बाइंग एंड सेलिंग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट विद डिफरेंट एक्सपायरी मंथ टुगेदर एज अ वन पोजीशंस। तो उसको कहीं ना कहीं हम कैलेंडर स्प्रेड करते बोलते हैं। कैलेंडर स्प्रेड इन द कमोडिटी फ्यूचर मार्केट इन्वॉल्व्स बाइंग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सेम कमोडिटी इन वन मंथ एंड सेलिंग इन डिफरेंट मंथ। जैसे कि अभी का एग्जांपल देखा जाएगा तो दिसंबर तो अभी स्टैगर चल रहा है, बट हम जनवरी एंड फरवरी की बात करेंगे तो लेट्स एग्जांपल कैस्टर सीड। तो जनवरी एंड फरवरी दोनों मंथ के कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है। तो डिपेंड अपॉन सिचुएशन एंड डिपेंड अपॉन क्या बोलते हो, डिपेंड अपॉन अपॉर्चुनिटी, क्लाइंट क्या करता है कि जनवरी में बाई करके सेम कॉन्ट्रैक्ट फरवरी में उतनी ही क्वांटिटी सेल करता है, जो कि उसको हम कैलेंडर स्प्रेड बोलते हैं। जैसे कि एक लॉट कैस्टर में जनवरी बाय किया, सेम लॉट सेम कैस्टर का फरवरी कॉन्ट्रैक्ट उसने सेल किया, क्योंकि कैलेंडर स्प्रेड में डेफिनेटली अपोजिट पोजीशन होना जरूरी है। मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट नियर मंथ बाय कर रहा है तो फार मंथ सेल करना पड़ेगा, नियर मंथ सेल करता है तो फार मंथ बाय करना था, डिपेंड अपॉन अपॉर्चुनिटी। तो अभी वो अपॉर्चुनिटी कैसी होती है, क्या होते हैं, हम आने वाले स्लाइड्स में देखेंगे। बट मोर और लेस कैलेंडर स्प्रेड का मतलब है कि सेम कमोडिटीज में, इनफैक्ट इंट्रा कमोडिटीज भी हो सकती है, बट कॉन्ट्रैक्ट लॉट साइज सेम होना चाहिए एंड लेग आल्सो सेम होना चाहिए। जैसे कि जनवरी टू फरवरी, उसको हम कैलेंडर स्प्रेड बोलते हैं। जनरली हम वो गैप पे ट्रेडिंग किया जाता है। जैसे कि एक मंथ से दूसरे मंथ में जो गैप होता है, जैसे कि उसको बोलते हैं स्प्रेड बोलते हैं जनरली। उस स्प्रेड का ट्रेडिंग करना, इसको हम कैलेंडर स्प्रेड बोलते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। ट्रेडिंग द स्प्रेड इज लार्जली बेस्ड ऑन द प्रीमाइस दैट स्प्रेड में वेरीज टाइम टू टाइम। यस, जैसे ही काफ़ी सारी चीज़ें डिपेंड होती है, स्प्रेड नैरो होना, स्प्रेड बढ़ जाना, वो क्या क्या फैक्टर इम्पैक्ट करती है, कौन से समय पे स्प्रेड नैरो होता है, कौन से समय पे स्प्रेड बढ़ जाता है, क्या क्या इसमें इम्प्लीकेशंस हैं, वो देखेंगे। Trader participant in this trade to trade care very little about the price about outside future market and only care about the spread relationship. Yes, डायरेक्शनल ट्रेड करने से डेफिनेटली स्प्रेड ट्रेड करना बहुत ही आसान है, क्योंकि हमें वो सिर्फ स्प्रेड का डिफरेंस ही हमें स्प्रेड का डिफरेंस ही हमें याद रखना है। क्योंकि डायरेक्शनल में क्या होता है कि कुछ कोई भी चीज़ हमने बाई किया तो डेफिनेटली इसका लॉस एंड प्रॉफिट अनगिनत हो सकता है। बट स्प्रेड में क्या है, एक सीमित दायरे पे उसका स्प्रेड का मूवमेंट के चलते तो इसका बेनिफिट काफ़ी अच्छे रादर देन कि डायरेक्शनल। तो हमें एक सिंपल ट्रेडर्स के लिए सिर्फ हमें स्प्रेड का मूवमेंट को ही ट्रैक करना होता है। तो एक काफ़ी सारी इसके बेनिफिट्स हैं। तो हम आगे देखेंगे कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। फ्यूचर ट्रेडिंग प्रॉफिट्स द डिफरेंस रेट ऑफ मूवमेंट बिटवीन नियर टर्म्स एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। यस,
स्प्रेड ट्रेडिंग का मतलब ही जैसे हमने देखा कि एक महीने से दूसरे महीने का जो गैप होता है उस पर ट्रेडिंग करना। तो जैसे कि फॉर जैसे कि ऑलरेडी यहाँ पे भी एग्जांपल दिया है, सोयाबीन का एग्जांपल दिया है कि जुलाई नवंबर का स्प्रेड जहाँ पे ट्रेडर विल बाय जुलाई कॉन्ट्रैक्ट व्हाइल साइमल्टेनियसली सेलिंग नवंबर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और वाइस वर्सा इन ऑर्डर टू टेक एडवांटेज ऑफ चेंज इन रिलेशन बिटवीन द टू कॉन्ट्रैक्ट्स मंथ। यहाँ पे जुलाई नवंबर का एग्जांपल इसलिए दिया है कि एक ओल्ड सीजन का कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक न्यू सीजन का कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो डेफिनेटली ओल्ड सीजन न्यू सीजन में डिफरेंस डेफिनेटली रहता है। न्यू सीजन कॉन्ट्रैक्ट्स में डिपेंड अपॉन कि नेक्स्ट साल का क्रॉप कितना होने वाला है, क्या है क्वालिटी कंडीशन, क्या है, उसके हिसाब से वो मोमेंटम कर लेता है। नवंबर कॉन्ट्रैक्ट होता है एंड जुलाई, नहीं तो हम अभी की सीनियर बात करेंगे, अगस्त सितंबर की बात करेंगे, तो अभी जो सीजन चलता आ रहा है उसके हिसाब से वो बिहेव करता है। तो डेफिनेटली ये ये जो चेंजेस होते हैं जुलाई नवंबर नहीं तो अगस्त नवंबर के जो स्प्रेड का मूवमेंट है, डेफिनेटली एक प्रोडक्शन डिमांड सप्लाई के हिसाब से चेंज होता रहता है। तो उसका भी आप एडवांटेज उठा सकते हैं स्प्रेड ट्रेडिंग चलते हैं। तो यहाँ पे एग्जैक्टली एग्जांपल दिया है कि दो तरह के स्प्रेड होते हैं, एक होता है बाय स्प्रेड और एक होता है सेल स्प्रेड। बाय स्प्रेड इसका मतलब ये है कि जैसे कि आपको लगता है कि जो फिलहाल जो स्प्रेड ट्रेड हो रहा है एंड आपको लगता है कि वो यहाँ से वो स्प्रेड की बढ़ने की गुंजाइश है, तो उस केस में बाय स्प्रेड किया जाता है। उसको बुल स्प्रेड भी बोल सकते हैं, बुल स्प्रेड भी बोल सकते हैं, जहाँ पे हम नियर मंथ को आपको बाय करना है, फार मंथ को बाय करना है, नियर मंथ को सेल करना होता है, उसको बाय स्प्रेड बोलते हैं। सेल स्प्रेड इसका एग्जैक्ट अपोजिट होता है कि बाय नियर मंथ होता है एंड सेल फार मंथ होता है। तो बेसिकली जहाँ पे आपको बेसिकली स्प्रेड लगता है कि स्प्रेड बढ़ने की उम्मीद है, जैसे कि अभी दिसंबर जनवरी एंड फरवरी का कोई भी कमोडिटी का कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है एंड फिलहाल उसका स्प्रेड जैसे कि कैस्टर सील की अभी फिलहाल बात करेंगे तो दोनों का स्प्रेड फिलहाल चल रहा है 30 रुपीज एंड अभी लगता है कि टूवर्ड्स एक्सपायरी इसका ये जो 30 रुपीज स्प्रेड चल रहा है फिलहाल दोनों का गैप वो बढ़ के 50 रुपीज होता है। तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए, बुल स्प्रेड की स्ट्रैटेजी करनी चाहिए, जहाँ पे हमें क्या फेब्रुवरी को बाय करके जनवरी को सेल करना है। तो ये बुल स्प्रेड की स्ट्रैटेजी रहेगी। सेल स्प्रेड में भी सेम सेम उसका एग्जैक्ट अपोजिट है, जहाँ पे हमें लगता है कि फिलहाल जो जान फेब का स्प्रेड 30 रुपीज है, हमें लगता है कि स्प्रेड नैरो होने की पॉसिबिलिटीज है, टूवर्ड्स जीरो होने की पॉसिबिलिटीज। तो उस केस में हमें जनवरी को बाय करके फरवरी को सेल करना है। तो जैसे ही मतलब सिंपल भाषा में बात करेंगे तो हमें बाय स्प्रेड लगता है तो जो फार मंथ का कॉन्ट्रैक्ट बाय करके नियर मंथ का सेल करना है, हमें स्प्रेड नैरो लगता है तो फार मंथ का कॉन्ट्रैक्ट सेल करके नियर मंथ का कॉन्ट्रैक्ट बाय करना है। तो मोरलेस ये डेफिनेशन है बाय स्प्रेड एंड सेल स्प्रेड का। तो वाई यूज फ्यूचर कैलेंडर स्प्रेड, हमें इस स्प्रेड का क्यों यूटिलाइज करना, यूटिलाइजेशन फ्यूचर कंटेंट दैट हैव डिफरेंट एक्सपायरेशन मंथ इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस बुलिश एंड बेरिश पोजीशन दैट कैन बी लेस वोलेटाइल, दैट कैन आउटलाइन लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट पोजीशंस। यस, जैसे बताए कि ये जो स्प्रेड का मूवमेंट है डेफिनेटली हमने ऑब्जर्व किया होगा, तो हम अगले साइड में कुछ एग्जांपल लेके हम बताएंगे कि स्प्रेड का मूवमेंट काफी सीमित दायरे पे होता है। तो इसकी वॉलेटिलिटी कंपेयर टू अंडरलाइन काफी कम होती है। तो इसका काफी सारा मतलब मतलब लेस रिस्की प्रोडक्ट की बात, मतलब लेस रिस्की ट्रेड की बात करेंगे तो स्प्रेड को देखा जाएगा कि उसका मूवमेंट भी काफी सारा सीमित दायरे पे होता है। क्योंकि ये स्ट्रैटेजी है, क्योंकि एक एक लेग के बाय करके दूसरा लेग को हम सेल कर रहे हैं, तो इसकी वॉलेटिलिटी काफी सीमित दायरे पे होते हैं, रादर देन कि हम अंडरलाइन की वॉलेटिलिटी देखेंगे एंड स्प्रेड की वॉलेटिलिटी काफी सारी कम होते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी बेस्ड काम करेंगे तो रिस्क भी मिनिमाइज होता है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस हमने देखा गया थे कि एक लेग में लॉस हो जाता है, डेफिनेटली उसका लॉस नेक्स्ट लेग में
फॉरफिट हो जाता है। तो डेफिनेटली एक सक्सेसफुल स्प्रेड, एक एक स्प्रेड में गेन पाया जाता है, डेफिनेटली दूसरे लेग में हमें कहीं ना कहीं लॉस होता है। तो एक सीमित दायरे पे ट्रेड करने के लिए स्प्रेड, कैलेंडर स्प्रेड का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये कुछ टाइप्स हैं स्प्रेड ट्रेडिंग के। जैसे मैंने बोला कि विद इन कमोडिटीज भी कर सकते हैं एंड इंट्रा कमोडिटी भी कर सकते हैं। जैसे कि विद इन कमोडिटी, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया है कि सेम कमोडिटीज में एक महीने में, जैसे कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी, सेम कमोडिटीज में किया जाता है, उसको कमोडिटी में किया जा सकता है। एंड जिसका डेरिवेटिव्स है, जैसे कि सोयाबीन, सोया रिफाइन, गवार सीड, गवार गम, जो कि एक रॉ मटेरियल एंड एक प्रोसेस प्रोडक्ट है, तो उसके रेशियो में भी हम इस कैलेंडर स्प्रेड का ट्रेडिंग किया जा सकता है। एक कुछ टाइप्स हैं स्प्रेड ट्रेडिंग के। रेंज ट्रेडिंग, जहाँ पे बाइंग नियर मन एट बॉटम ऑफ द रेंज एंड सेलिंग एट द टॉप ऑफ द रेंज, इसको हम रेंज ट्रेडिंग बोलते हैं। जहाँ से हम काफ़ी सारे रिसर्च कॉल्स में पता चला कि रेंज ट्रेडिंग जैसे, तो सेम चीज़ हम वो ट्रेडिंग भी कर सकते हैं कि बाइंग सपोर्ट लेवल पे बाय करके रेजिस्टेंस लेवल पे सेल कर सकते हैं। ब्रेकआउट ट्रेडिंग, जहाँ पे व्हेन एनी स्प्रेड ब्रेक्स इन द रेंज देन द मार्केट एक्सपेक्टेड टू फ्लोट ट्रेंड। स्केल ट्रेडिंग, बाइंग लो एंड सेलिंग हाई। एंड टेक्निकल ट्रेडिंग, तो कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे सेट किया है कि अ, जैसे कि मैंने आपको बोला कि कैस्टर सी, सोयाबीन और सोया ऑयल में ट्रेड किया जा सकता है। फिर सोया ऑयल, सोयाबीन, सोया ऑयल एंड सोया मिल में भी ट्रेड किया जा सकता है। वैसे ही अभी बहुत सारे लोग कपास एंड कॉटन बेल्स में भी ट्रेड करते हैं, तो इट इज़ आल्सो इंट्रा कमोडिटीज कैलेंडर ट्रेड किया जा सकता है, जहाँ पे काफ़ी सारे लोग कपास एंड कॉटन में काम करते हैं। कपास को शॉर्ट करके कॉटन को बाय करते हैं, कॉटन को शॉर्ट करके कपास को बाय करते हैं, डिपेंड अपॉन ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी। ये कुछ टाइप्स हैं कैलेंडर स्प्रेड के। कैलेंडर स्प्रेड की एडवांटेज की बात करेंगे तो कैलेंडर स्प्रेड एलिमिनेट द लेग रिस्क फॉर स्प्रेड ट्रेडर्स। स्प्रेड आर इजी टू ट्रेड बिकॉज हमें वो डिफरेंस पे ही ट्रेड करना होता है। स्प्रेड ट्रेड्स फैसिलिटेट टू इजी टू रोल ओवर। स्प्रेड ट्रेडिंग की वजह से किसी जो हेजर्स होते हैं, फिलहाल मार्केट में एक लेग से दूसरे लेग को रोल ओवर करने के लिए जो कठिनाई पाई जाती है, कि वो कठिनाई स्प्रेड ट्रेड से रोल आउट होते हैं। क्योंकि आज अभी एनसीडीज की बात करेंगे तो काफ़ी सारे लोग स्प्रेड ट्रेडिंग थ्रू, स्प्रेड इंजन थ्रू अपना पोजीशन रोल करते हैं। तो काफ़ी एक इजी वे होता है कि उनको एक फिक्स रेट पे उनको रोल ओवर चाहिए, तो यहाँ पे रोल मिल सकता है। और एक इसका एडवांटेज देखें जाए तो स्प्रेड आर इजियर टू एनालाइज, मोर प्रेडिक्टेबल, कंसिडर लेस रिस्की एज देर आर लेस वोलाटाइल। यस, तो बेसिकली हमें डेफिनेटली पाया जाए, देखा गया है कि स्प्रेड ट्रेडिंग में एक सीमित दायरे पे रोल होने के चलते एंड जैसे कि हम बात करेंगे तो एक महीने से दूसरे महीने के लिए जो मिनिमम कॉस्ट ऑफ कैरी होता है, और जैसे हर एक कम्युनिटी के, जैसे कि हम रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस उसका कैरी और कॉस्ट, जैसे कि हम बोलते हैं कि वेयर हाउस चार्ज, ये सब सारी चीज़ बताते हैं। मोरलेस एक बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक एक डे ट्रेडर्स होता है, उसको पता होता है कि एक नॉर्मल सिनेरियो में इसका स्प्रेड कितना होना चाहिए। जैसे कि नॉर्मल सिनेरियो में इसका जो स्प्रेड, जैसे बोलते हैं कि 1% टू 1.5% होना चाहिए, तो वन काइंड ऑफ, मान लो उससे नीचे और ऊपर होता है तो डेफिनेटली कोई भी ट्रेडर इसका कॉल ले सकता है कि इफ इट इज़ बिलो नेचुरल कैश, जो नेचुरल कैरी होना चाहिए उससे नीचे हो जाए, तो डेफिनेटली यहाँ पे वो बाई स्प्रेड करके चल सकता है। एंड नेचुरल कैरी से ज़्यादा होता है जब भी वो स्प्रेड, जैसे कि नेचुरल कैरी होना चाहिए 1 से 100%, उसमें ज़्यादा ही वो स्प्रेड हो जाता है कभी कभार, तो उसमें वो बियर स्प्रेड करके वो एक स्ट्रेटेजी बना सकता है। तो कंपेयर टू अंडरलाइन, ये एक बहुत कुछ इजी टू एनालाइज है, मोर प्रिडिक्टेबल, कंसिडर लेस रिस्की, बिकॉज इसमें इसकी काफ़ी वोलेटिलिटी काफ़ी कम पाई जाती है कंपेयर टू अंडरलाइन। और सबसे और एक एडवांटेज है कि मार्जिन पॉइंट ऑफ व्यू बात करेंगे तो इसका मार्जिन काफ़ी कम होता है। जैसे कि अंडरलाइन में हम देखा गया था कि एन एन एवरेज हमारा मार्जिन 12% से लेकर 15% होता है, बट स्प्रेड में
आप सिर्फ ओनली 25% ही मार्जिन देख के आप कामकाज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल यहाँ पे देना चाहूँगा, जैसे कि कोई भी क्लाइंट सोयाबीन में स्प्रेड करना चाहते हैं, एंड सोयाबीन में स्प्रेड करना इसका मतलब है कि 2 कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करना। तो 2 कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करेगा तो एज ऑफ नाउ उसका मार्जिन कितना, मार्जिन एक कंसिडर करते कि एक 15% है, तो 15, एक लेग के 15 एंड दूसरा लेग के लिए 15, तो 30% की मार्जिन लगेगा, जो कि डायरेक्शनल करता है। बट स्प्रेड ट्रेडिंग में इसका सिर्फ 25%, इसका मतलब है कि सिर्फ 7.5, 7.5% दे के स्प्रेड ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हो सकता है। तो ये मार्जिन बेनिफिट है स्प्रेड ट्रेडिंग में। मतलब दो लेग का भी हम मार्जिन कैलकुलेट करेंगे, उसका 25% एक्चुअल में मार्जिन लगता है ट्रेड करने के लिए। तो एक कुछ बेनिफिट्स हैं मार्जिन पॉइंट ऑफ व्यू, जहाँ पे वो कम मार्जिन में, जहाँ पे अंडरलाइन में वो एक एक लॉट का ट्रेड कर सकता है, वो स्प्रेड ट्रेडिंग तो 2 लॉट का भी एंटर कर सकता है। तो एक कुछ बेनिफिट्स है स्प्रेड ट्रेडिंग के। एक कुछ एग्जांपल दिया है स्प्रेड ट्रेडिंग का, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनफैक्ट ये थोड़ा मेटल्स का एग्जांपल दिया है, बट आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका मूवमेंट आप देख सकते हैं, जहाँ पे थोड़ा ओल्ड डेटा है, बट एनालिसिस पर्पस के लिए हमने यहाँ पे रखा है। तो यहाँ पे अंदाज़ा नीचे जो ग्रीन कलर का है उसमें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्प्रेड का मूवमेंट 0 से लेके 15 तक टच हुआ है। तो उस केस में बियर, तो आप यहाँ पे इंट्रा कमोडिटी है, क्योंकि 2 कमोडिटी अलग है, एक तो लीड एंड जिंक है। तो उसमें आप स्ट्रेटेजी क्या कर सकते हैं, जो प्राइसिंग वाइज हायर है, वो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को लेकर उसको लेग बना सकते हैं। जैसे कि इस चार्ट में बात करेंगे तो प्राइसिंग वाइज डेफिनेटली लीड के प्राइसिंग फिलहाल ज़्यादा है, तो लीड को फार मंथ कंसिडर करके जिंक को नियर मंथ कंसिडर करके आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखा गया है कि 0 से लेके ये स्प्रेड 50 हो चुका है, तो हमें इस कंडीशन में डेफिनेटली देखा गया है कि स्प्रेड जो है इनिशियली 0 था, अभी वो 50 हो चुका है। मतलब बुल स्प्रेड, बाय स्प्रेड की स्ट्रैटेजी कह सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि बाय स्प्रेड में क्या करते हैं कि फार मंथ को बाय करके नियर मंथ को सेल किया जाता है। तो इस केस में हम इंटर कमोडिटी में फार मंथ मतलब जिसकी हाई प्राइसिंग होती है उसको बाय करके नियर मंथ को शॉर्ट करना है। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं फार मंथ को बाय करके मतलब लीड को बाय करके जिंक को शॉर्ट करना है। तो जैसे कि हम 16 तारीख को देखेंगे तो 16 को 113 पर बाय करेंगे एंड 2 तारीख को एग्जिट हो जाते हैं, तो आपको बेनिफिट यहाँ पे मिलने देखने को मिल सकता है। सेम यहाँ पे आपको सोयाबीन का चार्ट देखने को मिला है। ये सोयाबीन का स्प्रेड चार्ट है, जहाँ पे आपको 2016 से लेकर 2020 जनवरी तक के आपको स्प्रेड चार्ट मिला है। स्प्रेड चार्ट इन द सेंस कि ये एक्चुअली मंथ ऑन मंथ जो डिफरेंस पाया जाता है, जैसे कि जिसमें आपको एक्चुअल में ट्रेड होना है, वो इसका फ्लो चार्ट है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे देखेंगे तो जैसे सीजन का स्टार्ट होता है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर से लेके जनवरी तक, तो काफ़ी ये स्प्रेड एक रेंज बाउंड पे ट्रेड करता है, तो 0 से लेके 50 के रेंज में। बट इसके बाद जैसे ही वो सीजन एंड पे चला जाता है तो इसका मोमेंटम हम काफ़ी अपसाइड देखने को मिल सकता है। जैसे कि अप्रैल में भी देखेंगे तो उसका पॉजिटिव 100 स्प्रेड होता है। तो डिपेंड अपॉन उस समय की कंडीशन क्या है। तो इसके अंदाज़ा लगा सकता है कि काफ़ी सारी स्प्रेड मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है मंथ ऑन मंथ। तो लो मार्जिन पे एंड हाई रिटर्न की बात करेंगे तो स्प्रेड ट्रेडिंग एक काफ़ी एक शानदार प्रोडक्ट बन सकता है। तो एक सोयाबीन का एग्जांपल है, तो एक ऐसे काफ़ी सारे एग्जांपल हम इसमें सेट कर सकते हैं कि डिपेंड अपॉन योर सेट ऑफ कमोडिटीज जिसमें आप काम करना चाहते हैं।
तो इसमें आप भी सिर्फ एक एक साल का भी देख के 2019 की बात करेंगे तो जनवरी 2000 में स्टार्टिंग में जीरो स्प्रेड होके वो नीचे साइड -250 से लेके +80 तक चला गया था। तो उसमें अंदाज लगा सकते हैं कि इसका काफी सारा मूवमेंट हमने सेम सीजन पीरियड में देखने को मिलता है। सेम जैसे कि ये फ्यूचर चार्ट्स है, वे सेम जैसे एक गवार सीड का है, जहाँ पे आप सेम जैसे सोयाबीन में देखने को मिला, तो वैसे ही हम इसमें गवार सीड में भी एक कैलेंडर स्प्रेड है, सेम मोमेंटम आप देखने को मिल सकता है। काफी वोलाटाइल स्प्रेड दिख रहा है यहाँ पे। तो स्प्रेड ट्रेडिंग करने के लिए क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी? एक कुछ फैक्टर्स है जिसमें स्प्रेड ट्रेडिंग इम्पैक्ट करता है, जैसे कि डिमांड सप्लाई। डिमांड सप्लाई काफ़ी सारी इन्फ्लुएंस करता है कि जैसे कि मैंने इसके पहले एग्जांपल दिया है कि सोयाबीन का एग्जांपल दिया कि न्यू न्यू सीजन का कॉन्ट्रैक्ट एंड ओल्ड सीजन का कॉन्ट्रैक्ट, उसमें डिमांड सप्लाई का फैक्टर इम्पैक्ट कर लेता है, क्योंकि न्यू सीजन में कुछ भी प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू कुछ भी प्लस माइनस होता है ना, तो क्योंकि हायर क्रॉप एक्सपेक्ट कर लेते हैं, तो डेफिनेटली ओल्ड सीजन कॉन्ट्रैक्ट से वो डेफिनेटली न्यू सीजन जो न्यू कॉन्ट्रैक्ट खुलते हैं वो नीचे डाउन साइड खुलने की पॉसिबिलिटीज होते हैं। तो वहाँ पे आप बियर स्प्रेड स्ट्रेटेजी करके चल सकते हैं, जहाँ पे आप हर मंथ को शॉर्ट करके नियर मंथ को बाई कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आने वाला क्रॉप बेहतर होने से चलते उसका इम्पैक्ट हम आने वाले कॉन्ट्रैक्ट में बेरिशनेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो एक डिमांड सप्लाई काफ़ी सारा इम्पैक्ट कर लेता है। कॉस्ट ऑफ कैरी, जहाँ पे मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि काफ़ी सारे जो कैरी होता है तो कैरी के लिए काफ़ी सारी चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं, जैसे कि कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस, इंटरेस्ट कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट। उसको हम एक महीने से दूसरे ये सब हम एडिशन करेंगे, उसको मिनिमम कैरी बोलते हैं, जहाँ पे इन जनरल वैल्यू टर्म्स में बोला जाएगा तो 1% से लेके 1.5% इन जनरल डिपेंड अपॉन कमोडिटी पाया जाता है, तो उसको कॉस्ट ऑफ कैरी बोलते हैं। तो मिनिमम कॉस्ट ऑफ कैरी से कुछ भी प्लस माइनस होता है, तो उसमें भी एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल में हाइपोथेटिकली एग्जांपल देना चाहूँगा यहाँ पे, तो कैस्टर की बात करेंगे तो फिलहाल कैस्टर एक 4500 के रेंज में ट्रेड कर रहा है, तो उसका हम एक कॉस्ट सिंपल कॉस्ट ऑन कैरी कैलकुलेट करेंगे, लेमन लेमन मतलब नॉर्मल कंडीशन में बात करेंगे तो 1% एटलीस्ट, फिर प्लस उसके जो स्टोरेज कॉस्ट लगता है 1 मंथ से दूसरे मंथ रोल करने के लिए। तो मोर और लेस ये हमने देखा गया है कि ऑलमोस्ट इसका 60 रुपीज होना चाहिए, क्योंकि 1% ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स प्लस उसका स्टोरेज कॉस्ट हम गिने जाएंगे तो 15 to 16 रुपीज होता है। तो मोर और लेस 60 to 62 रुपीज इसका मिनिमम कॉस्ट ऑफ कैरी होना चाहिए, मतलब हाइपोथेटिकली। तो डेफिनेटली इससे कम ज़्यादा होता है तो उस उसको ध्यान में रखते डेफिनेटली स्प्रेड स्ट्रैटेजी किया जा सकती है, एंड वो कॉस्ट ऑफ कैरी भी इस पर इम्पैक्ट कर सकता है। हिस्टोरिकली एनालिसिस, तो डेफिनेटली लास्ट 10-15 साल में इसी समय उसका स्प्रेड कितना रहा है, उसके थ्रू या आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अ, इसमें फिलहाल कैसे काम करना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस। डेफिनेटली फंडामेंटल टेक्निकल ऐसे काफ़ी सारी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, क्योंकि ये टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है फंडामेंटल। तो जैसे कि अभी बात करेंगे तो कुछ भी गवर्नमेंट इंटरवेंशन हमने किसी भी कमोडिटी पे देखा जाता है, नहीं तो इम्पोर्ट ड्यूटीज का इम्पैक्ट आता है, तो इसका इमीडिएट इम्पैक्ट हमें ना कि नियर मन में फार मन में देखा जाता है। जैसे कि एग्जांपल देंगे तो मार्केट में काफ़ी सारी हमें रूमर्स पाई जाए कि इन ऑयल सेगमेंट में ड्यूटीज कट आइदर राइज का गवर्नमेंट एंड से इंडिकेशन मिल रहा है, तो इसका डेफिनेटली इम्पैक्ट स्प्रेड को तो देखने को नियर मंथ से ज़्यादा हमें फार मंथ के कॉन्ट्रैक्ट को देखने को मिलता है। तो इस उस बेसिस पे भी आप काफ़ी सारे
ट्रेड स्ट्रैटेजी कर सकते हैं। जैसे कि फंडामेंटल से काम में काफ़ी सारी चीज़ें हैं। फंडामेंटल्स में अब ये देखा जा सकता है कि सोइंग टाइमिंग क्या है, इसका सोइंग अराइवल्स कैसा मार्केट में आ रहा है, एज वेल एज गवर्नमेंट एनी अनाउंसमेंट, ये सब काफ़ी चीज़ें हमें स्प्रेड ट्रेडिंग के चलते ध्यान में रखना चाहिए, नहीं तो इस चीज़ों का स्प्रेड ट्रेडिंग में इम्पैक्ट करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि स्टॉक पोजीशन में एक्शन में कितना है, वो उस चीज़ पे भी काफ़ी सारी हमें स्प्रेड में मोमेंटम देखने को मिला है कि पॉजिटिव नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन प्राइस एंड इन्वेंटरी डिपेंड अपॉन द स्टॉक पोजीशन इन द वेयर हाउसेस। यस, जहाँ पर भी हमने काफ़ी सारे समय हमें देखा गया है कि जहाँ पे भी मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट के सामने हमें डिपॉजिट ज़्यादा पाए गए, तो कहीं ना कहीं उस कमोडिटीज में एक पॉजिटिव स्प्रेड ही देखा गया है। डिपेंड अपॉन उसमें भी डिपेंड अपॉन कौन से महीने में हम इंटर हो रहे, कौन से महीने में एग्जिट करें, वो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। बट स्टॉक पोजीशन, यस, इनफैक्ट स्टॉक पोजीशन भी आप एक महत्वपूर्ण चीज़ है जहाँ पे आपको स्प्रेड ट्रेडिंग करने से पहले ध्यान में रखना चाहिए कि उस कमोडिटी में एक्शन एम्पैनल्ड वेयरहाउसेस में कितना स्टॉक है एंड वो कौन कौन से महीने में डिवाइडेड है। तो मान लो कि एक महीने में उसके मैक्सिमम ईडी आ रही है, तो डेफिनेटली उस पर हमने उस महीने में इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो स्प्रेड नैरो इधर वाइड भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन कि उस महीने में कितना ईडी स्टॉक विड्रॉल हो रहा है। तो आपको यदि स्प्रेड ट्रेडिंग करने से पहले एक्शन में स्टॉक पोजीशन कितना है, एज वेल एज इसकी मंथली ईडी डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, वो भी ध्यान में रखना चाहिए स्प्रेड ट्रेडिंग के लिए। एंड सबसे और एक लास्ट की बात करेंगे तो इम्पोजिशन ऑफ एक्शन मार्जिन। तो कई कबार एक्शन मार्जिन जैसे हमने बेनिफिट बताया, तो कभी कभार वो बेनिफिट एक्शन विड्रॉल भी कर देता है सम केस में, तो ये भी फैक्टर इम्पैक्ट करता है। तो इसको भी आपको ध्यान देना चाहिए कि मार्जिन्स को लेके। तो जैसे कि मैंने बोला कि मार्जिन्स के बेनिफिट मैंने इसके पहले ही डिस्कस किया है कि मार्जिन्स हमें स्प्रेड ट्रेडिंग मार्जिन्स बेनिफिट के लिए आपको सिर्फ 25% ही मार्जिन देना होता है। तो उससे थ्रू आपका पोजीशन जो अंडरलाइन में आपका एक लेग कर सकते हैं, वहाँ पे एक एक लॉट का ट्रेड वहाँ से आपको स्प्रेड ट्रेडिंग थ्रू आपको डेफिनेटली उस पर आइदर 1.5 ना टू टाइम्स का एक्सपोजर मिल सकता है स्प्रेड ट्रेडिंग थ्रू। ये कुछ मोर एक्सप्लेनेशन है हम एक्शन कैसे स्प्रेड मार्जिन में बेनिफिट देता है। तो स्प्रेड बेनिफिट की बात करें तो इनिशियल मार्जिन होता है, कैश मार्जिन है, एडिशनल मार्जिन होता है। तो इसमें जो एक्शन बेनिफिट देता है वो सिर्फ ये तीन चीज़ों में देता है, जैसे कि हम इनिशियल मार्जिन, कैश मार्जिन, एडिशनल मार्जिन। इसके अलावा और एक मार्जिन एक्शन तरफ से होता है ELM, एक्सट्रीम लॉस मार्जिन। अभी एक्सट्रीम लॉस मार्जिन डिपेंड अपॉन कमोडिटी वेरीज होता है 1% से लेकर 2%, कुछ कुछ केस में 2.5% है। उस ELM पे हमें बेनिफिट नहीं मिलता। तो जो भी हमने अभी डिस्कस किया कि जो 25% मार्जिन लगता है, बेनिफिट मिलता है, वो सब तीन चीज़ों में मिलता है, जहाँ पे इनिशियल मार्जिन, कैश मार्जिन, एडिशनल मार्जिन ही कंसिडर किया जाएगा। वो जो मार्जिन बेनिफिट है वो ELM जो ELM पे इम्पोज नहीं रहेगा। ELM जितना रहेगा उतना ही वो चार्ज करेंगे। तो स्प्रेड बेनिफिट इन इनिशियल मार्जिन शैल बी परमानेंट फॉलोइंग कैसे डिफरेंट। अभी वो स्प्रेड बेनिफिट है, इनिशियल मार्जिन में हम किस कंडीशन में देते हैं उसका एक्सप्लेनेशन है। डिफरेंट एक्सपायरी डेट कॉन्ट्रैक्ट इन सेम अंडरलाइन, डू कॉन्ट्रैक्ट्स वेरिएंट हैविंग सेम अंडरलाइन कमोडिटीज। और तीसरा है कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इन कमोडिटी कॉम्प्लेक्स प्रोवाइड द कंडीशन पैरा टू बिलो मीट। मतलब आप एक कमोडिटीज में कर सकते हैं, बट डिफरेंट एक्सपायरी एक्सेप्टेबल है। दो कॉन्ट्रैक्ट में कर सकते हैं बट जिसका अंडरलाइन सेम हो, नहीं तो आप कॉम्प्लेक्स में ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि सोयाबीन, सोया ऑयल, गवार सीड, गवार गम, इस कमोडिटी में काम कर सकते हैं। तो
NCCL may provide spread benefit innovation across future contract complex provide the following condition और minimum ये थोड़ा टेक्निकल है, जहाँ पे मिनिमम कोएफिशिएंट जहाँ पे दो कमोडिटीज का 0.90 है, बैक टेस्टिंग आर रिक्वायर्ड फॉर स्प्रेड मार्जिन ओवर M2M has been carried out to minimum period of 1 year and initial margin after spread benefit has been covered the at least 99% of the days as per back testing. स्प्रेड बेनिफिट और एक मैं बात बताना चाहता हूँ, स्प्रेड बेनिफिट जहाँ पे स्टैगर चालू होता है उसके 3 दिन पहले इसका स्प्रेड बेनिफिट नैरो हो जाता है, मतलब जो स्प्रेड बेनिफिट है और स्टैगर जैसे स्टैगर से हम नियर पहुंच जाता है तो स्प्रेड बेनिफिट विड्रॉल होना चालू हो जाता है। जैसे कि बात करेंगे तो अभी हमारा स्टैगर चालू हो जाता है कि लास्ट 5 दिन एक्सपायरी के 5 दिन पहले, तो उसके 3 दिन पहले इसका स्प्रेड का मार्जिन बेनिफिट होता है और स्टेप बाय स्टेप विड्रॉल होना चालू हो जाता है। तो स्प्रेड बेनिफिट का फायदा उठाने के लिए डेफिनेटली आपको बिफोर स्टैगर आपको उस कॉल को एग्जिट करना पड़ेगा, नहीं तो जो नॉर्मल मार्जिन लगते हैं 2 लेग के लिए वो लगेंगे आप टिल एक्सपायरी तक उसको एक्सपायरी के बाद भी कंटिन्यू करते हो तो मैक्सिमम बेनिफिट इन इनिशियल मार्जिन ऑफ स्प्रेड मार्जिन इंडिकेट पे अराउंड 62 to 75, मैक्सिमम बेनिफिट टू स्प्रेड इंडिकेट टू 50%। ये कुछ अभी लास्ट स्लाइड है, इसमें हम कुछ समराइज करते हैं। डेफिनेटली स्प्रेड ट्रेडिंग लेस वोलेटाइल है कंपेयर टू आउटसाइड बिफोर, देयरफॉर लेस रिस्की, लेस वोलेटाइल के चलते एंड सिर्फ एक सीमित दायरे पे ट्रेड होने के चलते, एक अंडरलाइन के चलते एक काफ़ी लो रिस्क ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बन सकती है। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस आर स्मॉल इन कैलेंडर स्प्रेड्स, यस, क्योंकि यहाँ पे आप स्प्रेड पे ट्रेड करने के चलते मुनाफा एज वेल एज लॉस भी एक सीमित दायरे पे ही होता है। जैसे कि हमने वो काफ़ी 1-2 एग्जाम्पल में हमने देखा गया है कि सोयाबीन एज वेल एज गवा सीड में देखा गया है कि स्प्रेड का मूवमेंट हमने 0 से लेके 50 तक, 50 से लेके 60-80 तो मैक्सिमम 200 तक ये पाया गया है, बट थ्रू द सीजन। तो कंपेयर टू अंडरलाइन के कंपेरिजन बात करेंगे तो लेस वोलेटाइल एज वेल एज लेस मूवमेंट के चलते इसका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉसेस भी कम हो सकते हैं। स्प्रेड मैनेजमेंट बेनिफिट्स अवेलेबल विच इज गुड फॉर हायर वॉल्यूम ऑफ ट्रेड्स, यस, जैसे मैंने बोला कि इसमें मार्जिन का बेनिफिट होता है तो हाई वॉल्यूम ट्रेड के लिए इसका बेनिफिट मिल सकता है। डायरेक्शनल रिस्क इज एलिमिनेटेड, हेंस यू कैन गो फुल थ्रोट ऑफ लिवरेज। जैसे कि बात क्या है कि डायरेक्शनल ट्रेड जैसे रिस्क होता है वो यहाँ पे एलिमिनेट होने के चलते आप फुल आपके लिवरेज में काम कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस मनी इज लॉस्ट इन वन लेग ऑफ स्प्रेड बट मेड इन अनदर लेग ऑफ स्प्रेड, यस, जैसे बोला कि आप 2 अलग अलग महीने में काम करने के चलते आपको एक लेग में मुनाफा होगा तो दूसरे लेग में उसका लॉस हो सकता है। तो मतलब एक पैरेलल ट्रेड होने के चलते बट अलग अलग मंथ होने के चलते इसका मूवमेंट एज वेल एज मुनाफा भी अलग अलग हो सकता है। इन सक्सेसफुल ट्रेड गेन इन वन लेग विल बी ऑब्वियसली आउटवेट लॉस सब्सिक्वेंटली losing leg. Can back test of profit loss profile of each commodity future contract and future out which is contract we can go long on which contract can be always short based on the historical seasonal pattern, yes. अब इस काफ़ी सारा इसका हिस्टोरिकल डेटा अवेलेबल रहेगा, उस बेसिस पे भी आप इसमें स्प्रेड ट्रेडिंग का कॉल ले सकते हो कि लास्ट साल इसी समय इसका स्प्रेड का मोमेंटम कितना देखा गया है, तो उससे भी आप आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी भी ले सकते हो। तो ये डेटा आपके एक्शन के वेबसाइट पे भी देखने को मिल सकता है। जो एक्शन में डाउनलोड सेक्शन में आप डेली QMS रिपोर्ट होता है तो उसमें भी आप ये डेटा ऑब्जर्व कर सकते हो, जहाँ पे आपको हिस्टोरिकल डेटा भी देखने को मिल सकता है। And last, calendar spread are beneficial to trade in case of upper and lower circuit
during the volatile market. Yes. कैलेंडर स्प्रेड में जब भी कॉन्ट्रैक्ट में अपर एंड लोअर सर्किट लगता है तो उस समय आप काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बट कैलेंडर स्प्रेड एक अलग, रादर देन आप बोल सकते हैं कि एक अलग विंडो होता है ट्रेडिंग करने के लिए, बट वहां पे एक ट्रेडिंग आप कंटिन्यूस कर सकते हो, बिकॉज बेसिकली आप एक महीने से दूसरे आपकी पोजीशन एग्जिट नहीं कर रहे हो, बस सिर्फ एक महीने से दूसरे महीने पोजीशन रोल कर रहे हो एक स्पेसिफिक एक कैलेंडर स्प्रेड में। तो जब भी अपर एंड लोअर सर्किट लगता है तो उस समय डेफिनेटली अंडरलाइन में तो आप काम नहीं कर सकते, बट डेफिनेटली आप कैलेंडर स्प्रेड में ट्रेड कर सकते हैं, इसका मतलब बेनिफिट उठा सकते हैं हम। तो एक कुछ टेक अवे आज के सेशंस में। तो अभी इसके बाद हम इन्वेस्टर गाइडलाइन के बारे में जानेंगे, जो कि डूज एंड डोंट, आपको एज अ इन्वेस्टर क्या करना चाहे। डूज की बात करेंगे तो बेसिकली एक्सचेंज रेगुलर एक्शन के जो सर्कुलर्स है आपको टाइमली पढ़ना चाहिए। ट्रेड जो है आपको एक्शन रजिस्टर मेंबर थ्रू ही करना है। फिल द KYC mandate for unique client code. Insist of right and obligation risk disclosure statement. Insist for bill and contract note for every settlement. Ensure the contract note contain all the relevant information such as member registration number, order details, order trade number, trade rate, quantity and arbitration clause. एक ये जो चीज़ें हैं आपको टाइम टू टाइम आपका जो मेंबर है उससे डिमांड करनी चाहिए। आपका जो ट्रेड है वो क्रॉस वेरीफाई करना चाहिए एक्शन ने जो वेरिफिकेशन फैसिलिटी दी है उसके थ्रू। पे रिक्वायरमेंट फॉर मार्जिन एंड एमटीएम ऑब्लिगेशन इन टाइम टू अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन पेमेंट। तो आपको टाइमली आपके जो ऑब्लिगेशन रहते हैं जैसे कि मार्जिन, मार्क टू मार्केट, वो टाइमली फिलफिल करने चाहिए। बीवेयर ऑफ रिस्क एसोसिएटेड विद डब्बा ट्रेडिंग, आप डब्बा ट्रेडिंग से दूर रहना चाहिए। Reconcile of the statement of transaction from member and holding statement of the depository participant past every transaction. In case of any discrepancy, voice the same immediately. आपको हर ट्रांजेक्शन के बाद आपका स्टेटमेंट रिकंसाइल करना चाहिए। तो कुछ भी आपको डिस्क्रिपेंसी पाई जाती है तो आपको डेफिनेटली एक्शन में एज वेल एज मेंबर थ्रू आपको क्वेरी रेज करनी चाहिए। इशू द अकाउंट पे चेक demand draft in the name of broker as appears on the contract as well as और सेबी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। आपको मेंबर को कुछ भी आपके ऑब्लिगेशन अगेंस्ट चेक इशू करते हैं तो सेबी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो मेंबर का नाम लिखा है उसी नेम से आप इशू करना चाहिए। Instead of periodical statement of accounts of funds and security of from brokers, check the accounts and notify the brokers and of discrepancy. Funding from the unauthorized intermediary aren't covered in under the settlement guarantee fund mechanism of exchange, hence beware। एक कुछ चीजें नहीं करनी चाहिए। डोंट डील विथ अनरजिस्टर्ड इंटरमीडिएटरी। जो एक्शन के मेंबर ने उसका डील नहीं करना चाहिए। एक्शन के लिस्ट ऑफ मेंबर एक्शन के वेबसाइट पे अवेलेबल है। डोंट अंडरटेक ऑफ मार्केट ट्रांजेक्शन। डोंट गेट कैरिड अवे बाय एनी luring advertisement, rumors, hot tips, or any promises assured by assured returns. Promise assured of returns. Don't start trading before understanding risk disclosure clause. Don't accept unsigned and duplicate contract note. Don't fall prey to market rumors. Don't let risk against the position accumulate beyond your capacity to bear. Uh, don't simply go by an explicit implied promise made by the analyst, advisor, and expert. Don't miss on keeping track of your financial and contractual obligation against your position. Don't go by the reports prediction made by various print and electronic media, जहाँ पे हमने देखा गया है कि बहुत सारे प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एश्योर रिटर्न का झांसा देते हैं, तो उसमें आपको नहीं जाना चाहिए। तो ये कुछ गाइडलाइंस थे इन्वेस्टर्स को, डूज एंड डोंट। तो सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। तो मैं अभी पार्टिसिपेंट को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ
कि किसी को कुछ स्प्रेड ट्रेडिंग को लेके कुछ क्वेरी है, तो वो आपको लेफ्ट साइड में दिए Q&A ऑप्शन में पूछ सकते हैं। अ, देख देखा देखा जाए तो किसी को कुछ शायद क्वेरी नहीं है, तो मैं सेशन यहाँ पे समाप्त कर लेता हूँ। तो मैं वंस अगेन आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि आपने कीमती समय निकाला। तो ये इन्वेस्टर एजुकेशन फंड प्रोग्राम के अंदर ये सेशन कंटिन्यू रहेंगे। आने वाले और ऐसे सेशन रहेंगे जहाँ पे आप और अलग-अलग टॉपिक पे आपको जानकारी मिलेगी, वो हम आपको मेल थ्रू कम्युनिकेट करेंगे। तो वंस अगेन थैंक्स ऑल ऑफ यू। लास्ट एक क्वेश्चन आ चुका है, कुक्कुड़ खल में स्प्रेड में क्या हो सकता है? बेसिकली सर ये इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोग्राम है, तो इसमें हमें सिर्फ स्प्रेड ट्रेडिंग कैसा होता है एंड उसको क्या-क्या चीज़ें हमें देख सकते हैं, क्या-क्या चीज़ें इम्पैक्ट कर सकती है, उसकी जानकारी दे सकते हैं। रिगार्डिंग स्प्रेड कितना कम ज़्यादा हो सकता है, इस पर ये सही प्लेटफ़ॉर्म नहीं है डिस्कस करने के लिए, तो मैं इसके लिए आपसे माफ़ी चाहूँगा। तो इसके अलावा आपका कुछ क्वेश्चन है तो संतोष सर आप पूछ सकते हैं। या तो थैंक यू। तो मैं यहाँ पे सेशन समाप्ति की घोषणा करता हूँ। थैंक यू।